वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा कोरोना मरीज पूरे देश में हैं और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। आज तो नया रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटे में 97 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में अब तक 1792 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 54,758 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 32,974 लोग बीमार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 16,954 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 97 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें, इतनी संख्या में महाराष्ट्र में अभी मौत नहीं हुई थी। ये पहला मौका है जब इतनी संख्या में मौत हुई है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार तमाम कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। आज ही मुंबई में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना पर अंकुश लगाने की चुनौतियों के बीच नए बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल का क्या प्लान है, इस पर बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। मुंबई में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 32,791 तक पहुंच चुका है और लगातार मामले 1200 से 1500 की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस एक बार फिर ऐड हुए हैं। लेकिन क्या यह नंबर से डरने की जरूरत है? क्या बीएमसी अब तैयार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? बीएमसी के नए कमिश्नर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के नए बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही हफ्ते पहले मुंबई का जिम्मा संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में। मिस्टर चहल, शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार 1200 से 1500 केसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं मुंबई को कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी मुंबई में स्थिति गंभीर ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? साहिल, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया हमारी बाजू रखने के लिए। आपको मालूम ही अभी आपने बताया कि मुंबई में टोटल अभी आज करीब 32,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, 33,000 के नीचे हैं। पर इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 23,000 हैं और 23,000 के अलावा 15,000 लोग आज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद में वो दे हैव बिकम नॉर्मल। अभी ये जो आंकड़ा है 23,000 का, ये हमें बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई में बताया था कि आपका ये आंकड़ा 40,000 से ऊपर जाने वाला है। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हमने इमीडिएटली प्लान किया कि कैसे 40,000 बेड्स प्लान किए जाएं डीसीएच में, डीसीएचसी में और ट्रिपल सी में। और आपको खुशी होगी कि आज हमारे पास टोटल 31 मई को आने 5 दिन के अंदर अंदर 44,000 बेड हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 रेडी हो चुके हैं। और 44,000 के अगेंस्ट आज हमारा अंदाजा है कि 31 मई को टोटल जो एक्टिव केसेस हैं, और हमें ये 33,000 के आंकड़े के ऊपर जाना नहीं है। हमें वो आंकड़ा देखना है जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो आंकड़ा जो है वो आज जो 24,000 है वो 27,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। इसलिए 27,000 के अगेंस्ट हमारी 44,000 की 44,000 की तैयारी है। देखिए, कोई भी लड़ाई इस तरीके की होती है वो परसेप्शन के आधार पे भी चलती है। जिस तरीके से परसेप्शन आज की तारीख में मुंबई का बना हुआ है, खास करके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि अस्पताल किस तरीके से भरे पड़े हुए हैं। कुछ वीडियोस इस तरीके से भी आ रहे हैं, कुछ जानकारियां खास करके इस तरीके से भी आ रही है, जो रियलिटी भी है कि अभी भी बेड्स मिलने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी कई लोग की मौत हो गई, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। ये एक अलग मामला है। मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए, बेड्स सही समय पे अवेलेबल करने के लिए आप किस तरीके से कोशिश करेंगे? डैशबोर्ड भले ही आपने बना लिया है कि लेकिन क्या वो लोगों को मुहैया होगा? अपना साहिल, इसके लिए हमने 3 प्रकार के कदम उठाए हैं और वो कामयाबी से उठाए हैं। पहला जो आपने बोला कि बेड की संख्या कम थी, उसके लिए जो बंबई में हमारे पास 33 बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे ब्रीच कैंडी है, नानावती है, लीलावती है, बॉम्बे हॉस्पिटल है। तो हमने उनको बोला कि हमने उनसे बातचीत की। हमारे जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव महोदय ने 4 मीटिंग उनके साथ की। चौथी मीटिंग में मैंने मीटिंग ली थी। उसमें हमने उनको ये अपील करी
कि ये अपनी बंबई की इज्जत का सवाल है, यहाँ की हेल्थ सेक्टर का रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए इस मौके में आपके पास जो भी आईसीयू है 417 बेड का, या आपके पास 2624 कोविड बेड्स हैं, या 3020 आपके पास नॉन कोविड बेड्स हैं, वो आप हमारे मदद करिए और 100% आईसीयू आप हमारे पास दे दीजिए अलॉटमेंट के लिए। 80% जो आपका जो नॉन कोविड है वो गवर्नमेंट रेट से चार्ज होने दीजिए, और 20% में आपने जो चार्ज करना है उसके लिए आपको पूरी छूट रहेगी। और उसी तरह जो कोविड के जो बेड्स हैं उसमें भी 80% बेड्स गवर्नमेंट रेट से जाएं और 20% आप चार्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए, और मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे का पूरा आईसीयू और 80% कोविड नॉन कोविड बेड्स हमें हैंडओवर कर दिए, और पूरा सिस्टम वही रहेगा, वही ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट हमारे कंट्रोल रूम से होएगी। इससे अचानक मेरी जो कोविड बेड की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो अचानक 2500 मुझे एक्स्ट्रा बेड मिल गए। जो जंबो फैसिलिटी हमारी है वो आज हमने चालू कर दी। आज हमारे 40 पेशेंट वहां बेंड्रा कुर्ला ग्राउंड में जो हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया ओपन टू स्काई एरिया में, वो चालू हो गया है। और जो डॉक्टर्स की कमी की बात है उसके लिए हमने 2 कदम उठाए। पहला तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अपील की उनके फेसबुक एड्रेस में, एक नाम से कोविड योद्धा, उनको जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, कोई आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको एक आह्वान किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें अपना योगदान दीजिए। तो उसके रिस्पांस में हमारे पास 3700 ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हमें लिखा कि वो काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, लोगों को इंसेंटिव देने के लिए जो हमारे एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं, जो हमारे पास हजारों लड़के हैं जो एमबीबीएस फाइनल ईयर कर चुके हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, और डॉक्टर डिग्री मिलने से पहले उनको हमने बोला कि आपका जो ऑनरेरियम 11,000 रुपया है, अगर आप कोविड ड्यूटी करेंगे तो आपको हम 50,000 रुपए देंगे। आखिर में सर, क्या मुंबई अब पीक पर पहुंच चुकी है? आज की तारीख में मुंबई की तुलना अगर हम करें तो मॉस्को से बस एक कदम हम नीचे हैं नंबर ऑफ केसेस हर रोज बढ़ने के मुकाबले। तो क्या अब हम पीक पर पहुंच चुके हैं? एक बात अच्छी है कि हमारे यहां पर मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन नंबर्स के मामले में, आंकड़े बढ़ने के मामले में क्या हमारा पीक आ चुका है? क्या हम देख सकते हैं कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिख पाएगा? साहिल, एक बंबई के जितने मेरे आदरणीय नागरिक हैं, ऑनरेबल जो हमारे सिटीजन्स हैं, और जितना ऑनरेबल यहाँ मीडिया है, उनको मेरी एक अपील है कि आज हमारा डेथ रेट 3.2% है और बड़ी जल्दी वो और नीचे आने वाला है। उसका कारण ये है कि हमने डायलिसिस का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसमें टोटल हमारे पास आज टोटल 84 कोविड मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स और 6 कोविड सस्पेक्ट मशीन्स हमने लगाई हैं, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ डॉक्टर बिच्छू हैं, एमिनेंट डॉक्टर, और ये दुनिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड है। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट उसको टैप कर सकता है coviddialysis.in को, और वहां पे स्लॉट बुक कर सकता है कोविड के लिए और सस्पेक्टेड कोविड के लिए। हमने सस्पेक्टेड कोविड के लिए सेपरेट डायलिसिस सेंटर बना दिया है, और मुझे आश्वासन दिया गया है इसके बाद में कोई भी डायलिसिस पेशेंट की कोविड के डायलिसिस के कारण कोविड की डेथ नहीं होएगी। इससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट गिरने वाला है। और मेरा कहना यह है कि अगर हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट, हमारी बेड मैनेजमेंट और डॉक्टर की मैनेजमेंट सही है, और हम अगर अपना डेथ रेट को हम नेशनल एवरेज पे मैच कर सकते हैं, तो तब केस चाहे आपके पास 10,000 हैं, चाहे 1 लाख हैं, चाहे 2 लाख हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट की शक्ति है और लोगों को हम उनको ट्रीट करके 97%, 98% लोगों को हम ठीक करके घर भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 के बाद मुंबई में एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिखना शुरू हो जाए। जब तक मुंबई और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से तैयार है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तब तक आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पीयूष गोयल का कहना है कि राज्य सरकार मजदूरों की जानकारी मुहैया नहीं करा रही है। महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें खाली लौटी हैं, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि हम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।
मुंबई से आए दिन की बेबसी की तस्वीरें आती हैं। मजदूरों को उनके गांव भेजे जाने के लिए बुलाया जाता है, पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो गई या फिर कई घंटे बाद चलेगी। और मजदूर तपती गर्मी में ऐसे ही बिना खाए पिए घंटों बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, पर ट्रेन नहीं आती। मजदूरों को कभी पालघर के तहसीलदार की लात पड़ती है तो कभी पुलिस का डंडा। कई दिन से मजदूरों के साथ प्रशासन आए दिन ये क्रूर मजाक करता रहा है। रेलवे ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों के बारे में सूचना ही नहीं मुहैया कराती, जिसकी वजह से कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से मजदूरों को लेकर नहीं जा पाई। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती। अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी है उन्होंने। कहाँ है वो प्रवासी मजदूर, क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, हमें किसी को समझ नहीं आ रहा। रेलवे के मुताबिक महाराष्ट्र से 68 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए, 27 बिहार के लिए, 41 पश्चिम बंगाल के लिए, तमिलनाडु और उड़ीसा के लिए 2-2 और छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और केरल के लिए 1 ट्रेन चलाने की योजना थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए केंद्र ने जो प्रोटोकॉल बनाया था, दोनों राज्यों के नोडल ऑफिसर की अनुमति के बाद ही मजदूरों को भेजने का हम काम कर रहे हैं। रेलवे ने ही मजदूरों की संख्या के मुकाबले कम ट्रेन उपलब्ध कराई हैं। पिछले 2 दिन से रेल मंत्री राजनीति कर रहे हैं। 49 ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से छूटेंगी करके उन्होंने अलॉट किया और डीआरएम कह रहा है कि 16 ट्रेन से ज्यादा हम छोड़ नहीं सकते। 49 ट्रेनों के पैसेंजर वहां पे जुटे हुए हैं और रेलवे ट्रेन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें लगता है कि जानबूझ के पीयूष गोयल जी, केंद्र की सरकार, रेल विभाग राजनीति कर रहा है और हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी पीयूष गोयल की शिकायत पर तंज कसते हुए कहा था, महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी, इसे सिर्फ यही विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा न पहुंच जाए। राजनीति करने की भी एक जगह होती है। केंद्र और राज्य दोनों को चाहिए कि ये अपनी पॉलिटिक्स को छोड़कर मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घर भिजवाएं। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ बक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो रेल को लेकर हो रही पॉलिटिक्स आपने देख ली। अब जरा आपको दिखाते हैं अब से कुछ देर पहले का मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन का ताजा हाल, जो बता रही हैं हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे। रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे मौजूद हैं। हम शाम 7 बजे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से ज्यादातर, किस तरीके से यहाँ बैठ के टर्मिनस पे घंटों, बहुत लोग सुबह के आए हुए हैं, बहुत दोपहर के घंटों ट्रेनों का वेट किया जा रहा है, बट ट्रेन नहीं अभी इनको मिल पाई है, ना ही इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ऐसे एक वक्त पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र का, उनके बीच का ब्लेम गेम जारी है। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 185 ट्रेन महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र से रवाना होनी थी, जिसमें 85 करीब ट्रेन को 6 बजे तक रवाना होना था। 85 करीब ट्रेन को 6 बजे तक रवाना होना था, पर क्योंकि राज्य सरकार अरेंजमेंट नहीं कर पाई माइग्रेंट वर्कर्स और श्रमिकों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, इस वजह से सिर्फ 27 ट्रेनें 6 बजे तक मुंबई से निकल पाई। तो पीयूष गोयल ने पूरा ब्लेम, जो माइग्रेंट सिचुएशन है मुंबई का, उसका पूरा ब्लेम राज्य सरकार पे डाला। और अभी कुछ ही समय पहले नवाब मलिक जो है एनसीपी के, उन्होंने ये ट्वीट कर कहा है कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से करीब 40 से ज्यादा 49 ट्रेन छोड़ने की बात की गई थी, 49 ट्रेन देने की बात कही गई थी, पर उन्होंने ये कहा है कि जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है एलटीटी के, उन्होंने बताया है कि सिर्फ 16 ट्रेनें यहां से छोड़ी जाएंगी। तो ये इस तरीके का ब्लेम गेम जारी है, जहां राज्य सरकार सेंटर पे ब्लेम लगा रही है इस सिचुएशन के लिए कि ट्रेन नहीं दी जा रही है, और सेंटर कह रहा है कि हम ट्रेन दे रहे हैं, आप लोग श्रमिकों को नहीं पहुंचा पा रहे। पर अभी सिचुएशन यही बनी हुई है कि बहुत श्रमिक यहाँ पे अभी भी इस वक्त पे भी खड़े हैं। सर, कितने घंटे से खड़े हैं? 4 बजे से खड़े हैं। कहाँ जाना है? लगा रखिए।
यूपी जाना है आजमगढ़। कुछ बताया गया है कब आएगा? कुछ भी नहीं, हम लोग को 4 बजे वहाँ से मतलब भेज दिया गया बस से, इधर लाके छोड़ दिए और अंदर भी नहीं ले रहे, अंदर भी नहीं लाया? ना अंदर भी नहीं ले रहे। अगर हम यहाँ पे किसी से बात कर पाए, मैम से बात कर पाए। सर कब से आए हुए बताइए? 3:30 बजे से। 3:30 बजे से आए, कहाँ से आए? धरावी, साइन धरावी से। धारावी से आए। यूपी जाना है, लखनऊ। हाँ। कोई बताया नहीं गया है आपको? तो कुछ नहीं। कोई बंगाल से भी है यहाँ पे? बंगाल से भी कोई है? आपको कहाँ जाना है सर? हमको गोंडा जाना है। तो कितने बजे से आए हुए? हम तो यहाँ 12 बजे से खड़े हैं। 12 बजे से खड़े हैं। दोपहर के 12 बजे से? हम लोग घाटकोपर से आए, 11 बजे से खड़े हैं, ना अंदर ले रहे हैं और ना कुछ बता रहे हैं ट्रेन के बारे में। तो किसी भी तरीके का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा, और जितनी देर में सरकारें अपना ब्लेम एक दूसरे पे लगाने में लगी हैं, उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ ये श्रमिक, ये गरीब लोग हैं जो और मुसीबतों का जिनका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।